आ रही है? अभी जो कोई मसले मसाइल है वो अभी-अभी बता दो, ताकि बाद में ये ना हो मैं बोलती जा रही हूँ और एंड पे पता चले मैम आवाज़ ही नहीं आ रही। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं आज। अम, स्क्रीनशॉट साथ-साथ ले लीजिएगा एंड जल्दी-जल्दी करना है हमने, हमें पता होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले आप ना फ्लूइड कंपार्टमेंट्स की बात करोगे। मैं भी बोल नहीं रही बच्चे, बोल नहीं रही, इस वज़ह से नहीं आवाज़ आ रही है आपको। ठीक है। चैप्टर चैप्टर है आपका फ्लूइड्स थेरेपी। अच्छा, सबसे पहले ये देखते हैं कि हम फ्लूइड्स थेरेपी पढ़ रहे हैं। फ्लूइड्स थेरेपी पढ़ने के लिए वी हैव टू सी दैट कि हमारी बॉडी के कंपार्टमेंट्स होते हैं। हम जब से फिज़ियोलॉजी पढ़ना स्टार्ट की, जब से हम मेडिकल में आए, हमने फर्स्ट ईयर फिज़ियोलॉजी पढ़ी, हमने सेकंड ईयर फिज़ियोलॉजी पढ़ी, हमने कुछ चीज़ें पढ़ी। हमने सोडियम पोटेशियम पंप पढ़े, हमने इंट्रासेल्युलर फ्लूइड पढ़ा, हमने एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड पढ़ा, फिर हमने इंट्रावैस्कुलर कंपार्टमेंट्स देखे, हमने इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट्स देखे। तो इसे सिर्फ़ हमें जस्ट अभी रिव्यू करने की ज़रूरत है, ठीक है? अब इसमें इतना ज़्यादा डिटेल्स में हम नहीं जाएँगे। आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी में फ्लूइड कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, ठीक है? यू नो दैट कि 60% ऑफ द बॉडी वेट आपका फ्लूइड ने बनाया हुआ है। तो वो फ्लूइड कहाँ पे पड़ा है आपकी बॉडी में? किस-किस तरह से फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है? किन कंपार्टमेंट्स में कौन-सा फ्लूइड है, किधर क्या है? ये सब कुछ आज हम देखेंगे और फिर हम मेंटेनेंस देखेंगे कि किस-किस तरह से हम मेंटेन करते हैं जब हमारा ये फ्लूइड बैलेंस डिस्टर्ब होता है। ठीक है? और हमने कौन-कौन से ऐसे फ्लूइड्स बना लिए हैं, जो हमारा फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक हो गया? आपको पता है आईवी फ्लूइड्स मिलते हैं, आईवी लाइन्स लगती हैं, आप लोग हॉस्पिटल जाते हैं, बहुत से लोगों ने अ, नॉर्मल सलाइन की इन्फ्यूज़न कराई होगी, डायरिया हो गया या वॉमिटिंग हो गई, कोई भी गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस हो गई, जो नॉर्मल केसेज़ होते हैं, आप हॉस्पिटल गए, उन्होंने कहा ड्रिप लगा दो। ड्रिप में क्या होता है? ड्रिप में आपके पास फ्लूइड्स होते हैं जो आपकी बॉडी में इन्फ्यूज़ किए जाते हैं ताकि आपके बॉडी के एक फ्लूइड बैलेंस को टुवर्ड योर नॉर्मल होमियोस्टेसिस जो था उधर तक वापस लेके आया जाए, ठीक है? तो अब अगर ये देखें, पहले ये देखो कि ये एक बहुत सिंपल सी डायग्राम है जिसमें आपको कंपार्टमेंट्स दिखाए गए हैं। आपके पास एक इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट या फ्लूइड होता है और एक एक्स्ट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट या फ्लूइड होता है। इंट्रासेल्युलर फ्लूइड वो जो आपके सेल्स के अंदर फ्लूइड पड़ा होता है, वी कॉल इट द इंट्रासेल्युलर फ्लूइड्स। एक आपका एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड होता है जो आपके सेल्स के बाहर पड़ा होता है। अब सेल्स के बाहर वी हैव द 2 स्पेसेस। एक तो आपकी वैस्कुलर फ्लूइड होता है या वैस्कुलर स्पेस होती है जो आपके आर्टरी, वेन, कैपिलरी ने बनाई होती है। समझ रहे हो मेरी बात? और फिर एक आपकी वो स्पेस होती है जो आपके इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट के दरमियान में पड़ी होती है। वी कॉल इट इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है? तो आपका एक्स्ट्रा सेल्युलर कंपार्टमेंट जो है वो आपके इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट और इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट को कंबाइन करें, तो उसमें जो फ्लूइड होता है वी कॉल इट द एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। समझ आ रही है?
एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड फर्दर आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड और इंट्रावास्कुलर फ्लूइड से मिल के बना होता है। ये समझ आ गई है? अब आगे टेक्स्ट पे चली जाऊँ? बच्चों चैप्टर से निकल आओ, चैप्टर तो मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ। ये देखो कि जो मैं पढ़ा रही हूँ। तो आपका 2/3 और 1/3 एक रूल होता है। अकॉर्डिंग टू दैट रूल अब हम देखते हैं कि क्या होता है इस रूल के अकॉर्डिंग। 2/3 ऑफ टोटल बॉडी वाटर इज इंट्रासेल्युलर। हमने अभी कंपार्टमेंट्स पढ़े, इंट्रासेल्युलर, एक्स्ट्रासेल्युलर। एक्स्ट्रासेल्युलर फर्दर आपका इंटरस्टिशियल और इंट्रावैस्कुलर से मिलके बन रहा है, ठीक है। तो 2/3 में क्या होता है, टोटल बॉडी वाटर में क्या होता है कि 2/3 ऑफ टोटल बॉडी वाटर में क्या होता है कि आपका इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट, और एक्स्ट्रासेल्युलर जो आपका फ्लूइड होता है फर्दर उसमें क्या होता है आपका इंटरस्टिशियल और इंट्रावेस्कुलर। जैसे ये देखो, टोटल बॉडी वाटर विल बी 70 इंटू 60%। 70 इंटू 60% कैसे किया इन्होंने? आपका वाटर आपकी पूरी बॉडी का 60% बना रहा था। बॉडी वेट जो आपका है उसमें आपका वाटर कितना बना रहा है? 60%। ठीक हो गया बच्चे? अभी रिपीट जो है ना, पीछे मैंने आपको क्या दिखाया है, इस तरह रिपीट करने लगे तो टाइम तो नहीं रहेगा ना। ये बस मैं लास्ट टाइम रिपीट कर रही हूँ, इसके बाद मैंने रिपीट नहीं करना है। साथ साथ देख लो, टाइम इतना नहीं है, फिर टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है तो आप लोगों को जल्दी पड़ जाती है जाने की। ओके, ये आपका इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है जो आपके सेल मीडियम में पड़ा हुआ है, और ये आपका एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड है जिसमें आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी आ रहा है और इंट्रावास्कुलर फ्लूइड भी आ रहा है। अब 1/3 और ये जो 2/3 वाला रो ये है ना, ये मैं आपको भी लिख के यहाँ पे बताती हूँ, रुको। अकॉर्डिंग टू देम 2/3 ऑफ टोटल बॉडी वाटर इज इंट्रासेल्युलर, ठीक है। आपका अगर टोटल बॉडी वाटर को हम 3 पार्ट्स कह रहे हैं तो उसमें जो आपका 2/3 है ना वो आपका इंट्रासेल्युलर है, ठीक है। और उसमें से जो रिमेनिंग 1/3 रह गया ना वो आपका रह गया एक्स्ट्रा सेल्युलर। और फर्दर एक्स्ट्रा सेल्युलर आपको पता था कि कितने में क्या डिवाइड हुआ हुआ था, वो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड ये हो गया। अब ये जो 1/3 ऑफ एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड है ना, आपको मैंने बताया था कि एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में यू हैव द इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड यू हैव द इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट, ठीक है। इंट्रावेस्कुलर को चलो मैं आईवी लिख देती हूँ फिलहाल, और इंटरस्टिशियल को मैं IS लिख देती हूँ। इसी 1/3 में से आपका जो 2/3 है ना, 2/3 इसी 1/3 को फर्दर आप ये देखो कि इसका आगे 2/3 जो था ना उसने बनाया था आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और इस 1/3 का जो फर्दर 1/3 पार्ट था वो बन गया इंट्रावेस्कुलर। तो समझ आई? ये कुछ इस किस्म की डिवीजन हुई है, ठीक है। क्या हुआ, 2/3 आपका इंट्रासेल्युलर था, उसमें आपका फिर 1/3 जो रह गया वो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड रह गया, ठीक है। और 1/3 एक्स्ट्रा सेल्युलर में से फर्दर आपका इंटरस्टिशियल जो है वो 2/3 था और इंट्रावेस्कुलर 1/3 था। इसके साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाओ क्योंकि मैं ये साथ साथ इसे ना इरेज करती जाऊंगी, ठीक है।
अब ये वाली बात देखते हैं, टोटल बॉडी वाटर और ये सब हमने लीटर्स में कैसे कैसे करना है, ठीक है? अब देखो, हम जब भी कोई एग्ज़ाम्पल लेते हैं ना, हम एक आइडियल एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, हम उसमें वेट को सेट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एवरेज बॉडी वेट जो है वो एक मेल का 70 केजी तक होता है। अब उसके अंदर हमने उसके सारे कंपार्टमेंट्स की फ्लूइड की डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है। 1/3 कह देना, 2/3 कह देना। इससे फर्दर हम देखते हैं कि कितने लीटर्स में हमारे बॉडी के कंपार्टमेंट में कौन-कौन सा फ्लूइड पड़ा हुआ है, ठीक है? मुझे साथ-साथ फॉलो करते जाओ। अब देखो, अगर 70 केजी का एक मेल है आपके पास, ये देखो फॉर एग्ज़ाम्पल इन अ 70 केजी मेल, टोटल बॉडी वाटर आपको बताया था कि 60% ऑफ द बॉडी वेट होता है। 60% ऑफ बॉडी वेट, तो 60% ऑफ बॉडी वेट को आप 70 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा? 42 लीटर्स। ठीक है, ये कैलकुलेशंस तो करनी आती होंगी। 60% कितने बनते हैं? 60% आपका होता है 60 डिवाइडेड बाय 1/100, लाइक 100, 60 डिवाइडेड बाय 100, हाँ, 0.6। इसे आपने मल्टीप्लाई कर देना है 70 से, ठीक है? जब इसे 70 से मल्टीप्लाई करोगे तो 42 लीटर्स आपके पास आंसर आ जाएगा। 0.6 को 70 से मल्टीप्लाई करो तो 42 लीटर्स, मतलब पूरी बॉडी का जो फ्लूइड था, आपके जो 70 केजी मेल है, उसके अंदर 40 लीटर्स तो टोटल पानी है ही है। ठीक है, अब ये 42 लीटर्स किस-किस कंपार्टमेंट में पड़ा है? जैसे ये आपके पास आपके पास कोई कंटेनर है, ठीक है? आपके पास कोई बॉक्स है, उसके अंदर आपने कितनी बॉटल्स में पानी डाल के रखना है तो 42 लीटर्स होगा। समझ रहे हो? इसी तरह एक ह्यूमन बॉडी है जो 70 केजी की है, उसमें 42 लीटर्स पानी है। अब वो 42 लीटर्स जो वाटर है, वो कहाँ-कहाँ, कौन-कौन सी बॉटल में पड़ा हुआ है? अब हम जब देख रहे थे, हमने सारा वो रूल ऑफ 2/3 जो किया, हमने कहा कि जो पूरा फ्लूइड होता है, मतलब वो उसका अगर वो 3 पार्ट्स है, तो उस 3 पार्ट्स को 2/3 हम कहते हैं कि इंट्रासेल्युलर में चला जाता है और 1/3 कहाँ चला जाता है? एक्स्ट्रा सेल्युलर में चला जाता है। तो वही बात ये कह रहे हैं कि 2/3 ऑफ 42 लीटर्स करो। अब 42 लीटर्स को आप 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो क्या आ जाएगा? 28 लीटर्स, मतलब 28 लीटर्स फ्लूइड आपके इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में चला गया। समझ आ गई? 42 में से 28 लीटर्स इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में चला गया और 1/3 ऑफ 42 लीटर्स निकालो तो 14 लीटर्स आपका एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में चला गया। मेरी बात समझ आ रही है? अब मैंने ये कहा था कि एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड फर्दर 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होता है। उसमें एक इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट होता है, एक इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट होता है। ठीक है? ये 1 होना था। इन्होंने 2 लिखा हुआ है। तो 2/3 जो ईसीएफ है, वो आपका इंटरस्टिशियल था। वो जो 14 लीटर्स थे, अब उसका 2/3 निकालो तो 9 लीटर्स आ जाएगा। और वो जो 14 लीटर्स थे, उसका 1/3 निकालो तो 5 लीटर्स आ जाएगा। तो एक 70 केजी के मेल में या पर्सन में 42 लीटर्स टोटल फ्लूइड पड़ा हुआ है, जिसमें से 2/3 जो है वो इंट्रासेल्युलर में था, वो 28 लीटर्स बन रहा है। और रिमेनिंग 1/3 जो था वो एक्स्ट्रा सेलुलर में था, वो 14 लीटर्स बन रहा है। 14 लीटर्स फर्दर इंटरस्टिशियल और इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हुआ हुआ था, तो जिसमें 2/3 जो था 14 लीटर्स का, जो 9 लीटर्स बन रहा है वो इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में फ्लूइड पड़ा है और जो बाकी 1/3 रह गया है वो 14 लीटर्स को 1/3 से करो तो 5 लीटर्स जो बाकी बच गया वो आपका इंट्रावास्कुलर रह गया। अब मेरी बात समझ आई? ठीक हो गया? तो हमने ये सारी एक फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ ली अकॉर्डिंग टू द परसेंटेजेस, जो 2/3 और फ्रैक्शन देख लिया, उसको लीटर्स में कन्वर्ट करके देख लिया, ताकि एक हमें प्रॉपर नो हाउ हो जाए कि किस-किस तरह से बॉडी में ये पड़ा हुआ है। 70 इज़ वेट। हमने वेट के अकॉर्डिंगली सारे फ्लूइड को डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब यहाँ पे कोई 100 केजी का इंसान है, तो उसकी ये सारी फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होगी। उसे भी हम ऐसे ही कहेंगे कि 60% को पहले हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 60 लीटर्स, फिर 60 लीटर्स को उसके सारे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करेंगे। समझ रहे हो?
ठीक हो गया। अब अगर हम ये देखते हैं, अब जब पीछे हमने डायग्राम देखी तो हमने उसमें देखा कि एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड स्पेसेस जो होती हैं ना, उन्हें सेल मेम्ब्रेन्स ने डिवाइड किया होता है। कोई ना कोई, अब देखो ना, एक ये एक ये बॉक्स पड़ा है, इसमें कोई कंपार्टमेंट नहीं है। ये ग्लास है जो भी है, आप इसमें पानी डालते हो, कोई सेपरेशन नहीं है। लेकिन आप इसमें मेम्ब्रेन्स इंट्रोड्यूस कराते हो, ये मेम्ब्रेन है, ये एक मेम्ब्रेन है, ये एक मेम्ब्रेन है। अब आप वाटर डाल रहे हो, तो वो मेम्ब्रेन से सेपरेट होके वाटर भी डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में जाके खुद को सेटल करेगा। ठीक है? तो आपका इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, आपका एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड एक दूसरे से सेल मेम्ब्रेन्स के थ्रू कब सेपरेट होते हैं। और इनमें चीज़ें कैसे बैलेंस रहती हैं? हम फिजियोलॉजी से, हम साइंस जब से पढ़ रहे हैं तो हम सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ते हुए आ रहे हैं। पढ़ा है ना सोडियम पोटेशियम पंप? क्या होता है सोडियम पोटेशियम पंप? सोडियम पंप होता है जो सोडियम को, अच्छा मुझे जल्दी से बताओ सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है? ये तो अपना आँखें बंद करके टाइप हो जाना चाहिए था। हाँ, सोडियम को आउटसाइड और पोटेशियम को इंट्रासेल्युलर साइड पे लेके जाता है। अब ये डायग्राम देखो, ये वाली। अच्छा, ये सारे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। ये आपकी कैपिलरी मेम्ब्रेन और ये आपकी सेल मेम्ब्रेन। अब देखो, आपकी सेल मेम्ब्रेन ने ना आपके इंट्रासेल्युलर फ्लूइड को और आपके एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड को साथ-साथ स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, मैं साथ-साथ ये डिलीट करती जाऊँगी ये जो राइटिंग्स हैं। इंट्रासेल्युलर फ्लूइड और एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड को सेपरेट करता है आपका सेल मेम्ब्रेन, ठीक है? समझ रहे हो? अब आपका इंट्रासेल्युलर स्पेस जो है, सॉरी ये इंट्रासेल्युलर था और ये एक्स्ट्रासेल्युलर है, ठीक है? करेक्टेड। जो आपका इंट्रासेल्युलर स्पेस है 40% ऑफ द बॉडी वेट, जैसे भी आप 40% बना लो या फिर 2/3 ऑफ द बॉडी वेट बना लो, इट्स अप टू यू। उसमें आपके पास क्या है इंट्रासेल्युलर में? इलेक्ट्रोलाइट्स देखो, मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स। सोडियम सिर्फ 8 मिलीमोल पर लीटर है और पोटेशियम इज 151 मिलीमोल पर लीटर। तो आपके आईसीएफ का जो मेन कंट्रीब्यूटर है वो पोटेशियम है। मान गए? इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में हमारे पास पोटेशियम एबंडेंस में है, ये नॉर्मल बॉडी है। नॉर्मल हेमोस्टेसिस में हम देख रहे हैं कि किस तरह से फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं। तो इंट्रासेल्युलर में पोटेशियम अबंडेंट है, एक्स्ट्रा सेल्युलर में यू हैव सोडियम व्हिच इज 140 मिलीमोल पर लीटर और पोटेशियम सिर्फ और सिर्फ 4 मिलीमोल है। ठीक है? तो आपके एक्स्ट्रा सेल्युलर कंपार्टमेंट में क्या हुआ? आपके एक्स्ट्रा सेल्युलर कंपार्टमेंट में सोडियम इज द किंग और आपके इंट्रा सेल्युलर कंपार्टमेंट में पोटेशियम इज द किंग। इन्हीं के दरमियान में आपके पड़े होते हैं सोडियम पोटेशियम पंप्स। इन सोडियम पोटेशियम पंप्स ने इनकी जो किंगडम है इसे मेंटेन किया होता है। यही सोडियम पोटेशियम पंप जो है पोटेशियम को इनसाइड और सोडियम को एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में मेंटेन रखते हैं। ठीक है? उसके बाद आपकी जो कैपिलरी मेम्ब्रेन होती है, इसने आपकी इंटरस्टिशियल स्पेस और एक्स्ट्रा इंट्रावेस्कुलर स्पेस को सेपरेट किया होता है। ये आपका जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ना, उसमें फर्दर यू हैव द इंट्रावेस्कुलर एंड इंटरस्टिशियम, तो उसमें आपकी कैपिलरी मेम्ब्रेन आ रही होती है। ठीक है? आगे चलें? तो ये देखो, टोटल बॉडी वेट 42 लीटर्स था। इंट्रासेल्युलर में 28 लीटर्स आ गया, एक्स्ट्रा सेल्युलर में 14 लीटर आ गया, फर्दर 9 लीटर और 5 लीटर। हम इसे बहुत गौर से देख चुके हैं। ठीक है? तो अब वही बात जो अभी हमने की है कि इंट्रासेल्युलर कंसंट्रेशन पोटेशियम की 151 थी, लेकिन एक्स्ट्रा सेल्युलर में 4 मिलीमोल है, वी हैव नो दैट।
ठीक है, these concentration of sodium in ECF is 140 millimole per liter, but it is only 8 millimole per liter in intracellular fluid. ये भी देख लिया। अब अगर हम फिजियोलॉजी देखें कि मुझे ये बताओ, आप लोग खुद बताओ कि फ्लूइड बैलेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने उसे वेरियस कंपार्टमेंट्स में देख लिया कि हमने कैसे डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में उसे रखना है, बैरियर्स हैं, सारा कुछ है। जब हमने सेकेंड ईयर फिजियोलॉजी में पढ़ा था रीनल सिस्टम, उस टाइम याद है कुछ प्रेशर्स पढ़े थे, कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, उसके अलावा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कुछ याद है इनके बारे में? ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि वी हैव मैंने आपको अभी बताया कि कैपिलरी मेम्ब्रेन वो होती है दैट इज अ बैरियर बिटवीन प्लाज्मा एंड इंटरस्टिशियम। प्लाज्मा और इंटरस्टिशियम के दरमियान, यानी आपके इंट्रावेस्कुलर और आपके इंटरस्टिशियम के दरमियान इसने एक बैरियर बनाया होता है। ठीक है, अब ये क्या करती है, ये फ्री पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स कराती है, लेकिन 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 इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हमें फ्री पैसेज मिलता है इसके थ्रू। ठीक है, फ्री होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का पैसेज, लेकिन ये टैक्स किस पे लगाएगी, रिस्ट्रिक्शन किस पे लगाएगी, कहेगी कि आपका जाना अलाउ नहीं है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को ये निकलने नहीं देगी। ठीक है, तो ये जो आपके इम्परमिएबल प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं ना, वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं आपकी कैपिलरी मेम्ब्रेन पे। ये देखो, दिस वन इज योर कैपिलरी मेम्ब्रेन। ठीक है, ये देखो, ये आपका इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट है, मैं इसे आईवीसी लिख रही हूँ, और ये आपका इंटरस्टिशियम है, मैं इसे आईएस लिख रही हूँ। स्क्रीनशॉट साथ साथ ले लेना। अब आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कहाँ पड़े होते हैं, इधर पड़े होते हैं इंटरस्टिशियम में। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करते हैं, ये एक्सर्ट करते हैं प्रेशर। इसकी एक डायग्राम भी मैंने ऐड की हुई है, मैं आपको वो दिखाती हूँ। बच्चे, आई नो ये सब पुरानी बातें हैं, आधा आधा मेरा चैट बॉक्स भरा होता है, मैम दोबारा बता दें, हमें समझ नहीं आ रही, मैम ये दोबारा बता दे, तो फिर मैं किसकी सुना करूं? थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट देके फिर ही आगे चलेंगे ना, क्योंकि ये चीजें इस तरह तो समझ नहीं आएंगी। अच्छा, ये देखो, ये आपकी कैपिलरी है। ठीक है, इसमें अब आपके कौन कौन से, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, आपका ऑनकोटिक प्रेशर होता है। तो बेसिकली ये प्रेशर्स कैसे जनरेट होते हैं, तो प्रोटीन्स कौन सा प्रेशर जनरेट करते हैं, चलो मैं आपसे पूछती जाती हूँ। लेट्स डू दिस थिंग। ठीक है, ऑनकोटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है? एग्जैक्टली exactly. ठीक है, अब आपके पास आपकी एक कैपिलरी है, दिस वन। ठीक है, ये इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट, बाहर आपका इंटरस्टिशियल स्पेस। आपकी इंटरस्टिशियल स्पेस जो है वो ऑनकोटिक प्रेशर जनरेट कर रही है आपकी कैपिलरी वॉल पे। और क्या हो रहा है, आपका जो इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट कर रहा है आपकी कैपिलरी वॉल पे। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ये चाहता है कि फ्लूइड बाहर चला जाए। ठीक है, तो इन दोनों प्रेशर्स ने एक दूसरे को काउंटर बैलेंस किया होता है। ठीक है, एक प्रेशर टूवर्ड योर कैपिलरी वॉल लग रहा है, एक आईवीसी की तरफ लग रहा है इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट, एक इंटरस्टिशियम। तो इन दोनों का बैलेंस मेंटेन है, तो एक फ्लूइड इधर ही फ्लो कर रहा है और एक फ्लूइड यहाँ पड़ा हुआ है।
अगर मैं कहती हूँ कि 2/3 ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट आपके इंटरस्टिशियम में पड़ा हुआ है, तो वो आपके ऑनकोटिक प्रेशर की वजह से यहाँ पे होल्ड हुआ हुआ है। और अगर मैं कहती हूँ कि 1/3 इसके अंदर पड़ा हुआ है, तो ये आपके हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से, इन दोनों ने एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करके रखा हुआ है। ठीक है? So this colloid osmotic pressure is about 25 millimeter of mercury and tends to draw fluid in capillary. ये फ्लूइड को कैपिलरी में भेजना चाह रहा है, जबकि आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो फ्लूइड को कैपिलरी से बाहर इंटरस्टिशियम में भेजना चाह रहा है। तो ये एक दूसरे को बैलेंस करके रख रहे हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, आपके प्लाज्मा से प्रोटीन कम होना शुरू हो जाता है, उस जैसे सिरोसिस है, सिरोसिस में क्या हुआ, लिवर फंक्शन सब खत्म हो गए, लिवर सिंथेसिस खत्म हो गई, लिवर ने प्रोटीन बनाना ही छोड़ दिया, तो क्या होगा कि आपके प्लाज्मा में से प्रोटीन खत्म होना शुरू हो जाएगा। जब प्लाज्मा में प्रोटीन नहीं रहेगा तो प्रोटीन, देखो प्लाज्मा होता है जो आपका इंट्रावेस्कुलर, ये जो आपके इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में जो चीज रन कर रही है ना, आप उसे प्लाज्मा कहते हो। ठीक है? तो आपके प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है। ठीक हो गया? हाँ। जब प्रोटीन कम होगा तो हमारा जो ऑनकोटिक ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये सारा कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा, तो हमारा फ्लूइड जो है वो इंटरस्टिशियम में मूव करेगा और ये कराएगा एडीमा। सेम गोज विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट आउट हो रहा होता है और पेशेंट को एडीमा हो रहा होता है। ये कैपिलरी मेम्ब्रेन थी। और सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो वो पीछे भी हम देख चुके हैं कि सेल मेम्ब्रेन आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट के दरमियान में एक बैरियर होता है, और इसमें आपके वेरियस पंप्स लगे होते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप होता है, और भी काफ़ी सारे इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स के मूवमेंट के लिए काफ़ी गेट्स होते हैं और सब कुछ होता है जिसके थ्रू सारी मूवमेंट हो रही होती है। ठीक है? मुझे ये बताओ, वाटर कौन से चैनल्स के थ्रू मूव करता है? एक्वापोरेंस होते हैं। ठीक है? वाटर्स के लिए ना, वाटर्स कह रही हूँ, वाटर के लिए एक्वापोरेंस होते हैं। वैसे तो वो फ्रीली डिफ्यूज कर रहा होता है, लेकिन उसके कुछ चैनल्स होते हैं जिन्हें हम एक्वापोरेंस भी कह रहे होते हैं, उसके थ्रू भी जा रहा होता है। अब हमने बात करनी है पारेंट्रल फ्लूइड थेरेपी। हमारी फ्लूइड थेरेपी क्या होती है एंड व्हाट इज पारेंट्रल? आप लोगों का न्यूट्रिशन का लेक्चर आई डोंट थिंक सो भी हुआ है। ठीक है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। एक होता है आपका एंट्रल रूट। एंट्रल रूट ये कि आपने अपने मुंह से जो भी खाना है ना, उसे आप एंट्रल रूट कहोगे। ठीक है? आप अपने मुंह से खाना खा रहे हो, आपके मुंह से आपके एलिमेंट्री कैनाल तक खाना पहुंच रहा है, सब कुछ हो रहा है, दैट इज योर एंट्रल न्यूट्रिशन। कुछ फ्लूइड्स ऐसे होते हैं, अब आपके मुंह के अलावा आपको मैं आईवी फ्लूइड दूं, ठीक है, आपकी वेन्स के थ्रू आपको फ्लूइड दूं या जो भी करूं, एनी फ्लूइड दैट आई एडमिनिस्टर इन योर बॉडी अदर देन माउथ एंड, देखिए किसी ने नाक के थ्रू हम एक ट्यूब को स्टमक में भेजते हैं, वो भी पारेंट्रल में नहीं आती, वो भी एंट्रल में आती है। कोई भी ऐसा रूट जिसके थ्रू मैं आपको कोई भी फ्लूइड दूं जो आपके एलिमेंट्री कैनाल को और आपके माउथ को छोड़ के आपकी बॉडी में जाए, उसे मैं पारेंट्रल कहूंगी। ठीक है? इट मे बी आईवी, या आपको आईवी या फिर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस दे रहे होते हैं, वो भी एक तरह से पारेंट्रल रूट के थ्रू ही जा रहे होते हैं। ठीक है? तो पारेंट्रल फ्लूइड थेरेपी का ये मतलब है कि अब पारेंट्रल में हम कौन कौन से फ्लूइड्स आपको दे सकते हैं। मुंह से तो आप पानी पियोगे ना, इसके अलावा हम कौन कौन से फ्लूइड हॉस्पिटल सेटिंग में दे रहे होते हैं। सबसे पहले होते हैं क्रिस्टलॉइड्स। क्रिस्टलॉइड्स क्या होते हैं? क्रिस्टलॉइड्स आर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिनरल सॉल्ट्स और अदर वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। ठीक है? एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं ये, इसमें मिनरल सॉल्ट्स होते हैं या वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे आपके सॉल्यूशन में क्या होगा? पोटेशियम होगा, सॉल्ट्स होंगे, लैक्टेट होगा, कैल्शियम होगा, कोई भी आपका, ये वाटर बेस्ड होते हैं। ठीक है? एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे आपका सोडियम
रिच होता है, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल सलाइन, जिसमें 0.9% तक आपका सॉल्ट पड़ा होता है। कुछ होते हैं जिसमें आपकी पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, कुछ होते हैं जिसमें कैल्शियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। दे आर बेसिकली द वाटर बेस्ड, और इसमें आयनिक मेकअप होता है, ठीक है? आयंस पड़े होते हैं इसमें। तो क्रिस्टलॉइड्स की जो हमने आयनिक कॉम्पोजिशन होती है ना, वो प्लाज्मा से बहुत क्लोजली रिलेटेड बनाई होती है, कि जो प्लाज्मा के अंदर हमारे आयंस का बैलेंस है ना, वही हम इसके अंदर बैलेंस बनाते हैं, ताकि हम इसे कॉमनली यूज़ कर सकें। जो कॉमनली यूज़ क्रिस्टलॉइड्स होते हैं ना, इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है 0.9% सलाइन। जब आपकी हाउस जॉब होगी ना स्टार्ट, आप इमरजेंसी केसेस मतलब डील कर रहे होगे, या जहाँ पे भी आप जिस वार्ड में भी होगे, जो भी होगा, आपको एक चीज़ तो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी, वो होगी नॉर्मल सलाइन, नॉर्मल सलाइन, नॉर्मल सलाइन। ये अब आप फाइनल ईयर में भी देखते होगे। हर पेशेंट को ऑलमोस्ट इसे नॉर्मल सलाइन लगा दो, इसे नॉर्मल सलाइन लगा दो। तो नॉर्मल सलाइन में क्या होता है? 0.9% नॉर्मल सलाइन है क्या बेसिकली? आपका ये चीज़ें अब आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है? इसमें क्या होता है, इसमें आपका सोडियम और क्लोराइड होता है, और सोडियम के 154 मिलीमोल्स होते हैं, और पोटेशियम और क्लोराइड के 154 मिलीमोल्स, ठीक है? सोडियम एंड क्लोराइड जो है वो 154 मिलीमोल ऑफ ईच, हैविंग अ osmolarity क्लोज टू प्लाज्मा। तो 154 को और 154 को आप मतलब 2 टाइम्स प्लस करो, तो आपके 308 बन रहे होते हैं, और आपके प्लाज्मा में भी यही ऑस्मोलैरिटी होती है, ठीक है? सोडियम क्लोराइड की प्लाज्मा में भी सेम ऑस्मोलैरिटी होती है। तो 0.9% सलाइन पेशेंट को इसलिए देते हैं कि इट इज़ वेरी क्लोज टू योर प्लाज्मा। प्लाज्मा से इसके आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत मैच कर रही होती है। मेरी बात समझ आ रही है? यही ऑस्मोलैरिटी आपके प्लाज्मा में भी होती है। तो 0.9% जो आपका सलाइन है, ये सबसे ज़्यादा क्लोज़ली रिज़ेम्बल है आपके प्लाज्मा के साथ, ठीक है? इसके अलावा यू हैव द 0.45% सलाइन। पहले 0.9% सलाइन था, अब 0.9% को हाफ कर दो, वो 0.45% सलाइन था। तो आपने याद किया 0.9% में 154 मिलीमोल ऑफ ठीक है, 154 मिलीमोल थे। अब उसे हाफ करोगे तो 77 मिलीमोल रह जाएगा। तो सोडियम और क्लोराइड उसमें 74 मिलीमोल रह जाएगा। बच्चे, आपकी नॉर्मल सलाइन में 154 इसलिए होते हैं कि आपका फर्दर फ्लूइड जाके ना खुद को रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है। कुछ कुछ जो है इलेक्ट्रोलाइट्स जो इंट्रासेलुलरली मूव कर रहे होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सेलुलरली। पर देखो, नॉर्मल बंदे में आप बिल्कुल नॉर्मल हो, आप मेरे पास क्लिनिक में आए हो, ठीक है? मैं आपको देखती हूँ, आप में कोई साइन ऑफ डिहाइड्रेशन नहीं है, आपको कोई वॉमिटिंग नहीं हुई, आपको कोई डायरिया नहीं हुआ। व्हाई वुड आई इन्फ्यूज यू नॉर्मल सलाइन? नॉर्मल सलाइन हमने लगाना ही उस इंसान में जिसमें या तो फ्लूइड लॉस हो रहा है, या उसके इलेक्ट्रोलाइट्स का कोई थोड़ा बहुत बैलेंस खराब हो रहा है। तो जहाँ पहले ही कमी है, वहां पे थोड़ी ज्यादा चीज लगाएंगे तो जाके बैलेंस होगा ना। एक इंसान में हेमरेज हुआ उसे, ठीक है, साथ में उसके सोडियम भी लॉस हो रहा है, क्लोराइड भी लॉस हो रहा है। मैं उसे नॉर्मल दूंगी तो वो जो पिछला लॉस है उसे रिपेयर करेगा कि नॉर्मल तक आएगा? तो थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेशन देते हैं ताकि नॉर्मल की टुवर्ड्स नॉर्मल चीजें आए। देन हमारे पास होता है 0.45% सलाइन। 0.45% सलाइन जो है वो 0.9 के भी हाफ होता है, ठीक है? इसकी कंसेंट्रेशन उससे भी हाफ हो जाती है। इसमें 77 मिलीमोल सोडियम और साथ 77 मिलीमोल जो है क्लोराइड होता है। तो इसकी टोटल ऑस्मोलैरिटी 154 मिलीमोल बन रही होती है। जो आपका 0.9% था, उसकी 308 बन रही थी, क्योंकि उसमें सोडियम 154 था, क्लोराइड 154 था। अब इसमें दोनों हाफ हो गए। एक और हमारे पास सोल्यूशन होता है जिससे हम कहते हैं 5% डेक्सट्रोज। 5%, हाँ, वैल्यूज याद रख लेना। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं सीधी बात बताऊं, वैल्यूज याद रख लेना, लेकिन आगे मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी चीजें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मैं आप लोग ये वैल्यूज याद रखो, एमसीक्यूज में अक्सर आ जाती हैं, मुश्किल नहीं है। अब हमारे पास आता है 5% डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम सलाइन। डेक्सट्रोज में आपका होता है ग्लूकोज।
तो 50 ग्राम of glucose is added in 1 liter of water having 200। आपने 1 लीटर ऑफ वाटर की एक बोतल बनाई, उसमें आपने 50 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डाल दिया। मेरी बात समझ रहे हो? उससे आप कहोगे कि ये 5% डेक्सट्रोज है। समझ रहे हो? 5% डेक्सट्रोज में आपका 50 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है 1 लीटर में। देखो 1 लीटर का कंटेनर है, 1 लीटर, ठीक है। इसमें मैं ऐड करूंगी 50 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, तो ये मेरी बॉटल बन गई 5% डेक्सट्रोज की। 50 ग्राम को हम 5% इसलिए कहते हैं कि अगर 50 को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो ये 5% बन जाता है, ठीक है। तो 50 ग्राम ऑफ ग्लूकोज एडेड इन 1 लीटर। अब इसकी कैलोरीज अगर हम देखें तो इसमें 200 किलो कैलोरीज होती हैं और 250 इसका ऑस्मोलैरिटी होती है। जैसे हम इनकी ऑस्मोलैरिटी पढ़ रहे थे ना, 154, जो भी 5% डेक्सट्रोज की 250 ऑस्मोलैरिटी होती है, ठीक हो गया। 10% डेक्सट्रोज में हम 100 ग्राम दे देंगे। अगर 5% में 50 ग्राम ऑफ ग्लूकोज था तो 10% में 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जो है हम 1 लीटर ऑफ वाटर में ऐड करते हैं। डेक्सट्रोज सलाइन में क्या होता है, हम ग्लूकोज के साथ सोडियम क्लोराइड को भी ऐड कर देते हैं। हम क्या करते हैं, हम 5% डेक्सट्रोज को 0.9% सलाइन में ऐड कर देते हैं। 5% डेक्सट्रोज में कितनी ऑस्मोलैरिटी थी, 250, ठीक है। और 0.9 में कितनी ऑस्मोलैरिटी थी, 300। एट, ठीक है। उसे प्लस करो तो इट राउंड अबाउट कम्स लाइक 564। समझ आ रही है ना? डेक्सट्रोज हाफ सलाइन, डेक्सट्रोज 5% डेक्सट्रोज आपका 0.5% सलाइन में आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेक्सट्रोज हाफ सलाइन। और इसे हम पीट सोल्यूशन भी कहते हैं, ये आपका एमसीक्यू है। बच्चों में ना हम डेक्सट्रोज हाफ सलाइन लगाते हैं, ठीक है। पीट्स वार्ड में आपका पीट सोल्यूशन पड़ा होता है, उसमें आप क्या कर रहे होते हो, आप बच्चों को डेक्सट्रोज हाफ सलाइन कहते हो। इसे हम कहते हैं, जब आप पीट्स में जाओगे ना तो वहां पे नॉर्मल सलाइन नहीं होता, वहां पे होता है n/2। वो यही कहते हैं n/2 लगा दें, n/2। n/2 का ये मतलब होता है कि सलाइन हाफ है और अंदर 5% डेक्सट्रोज है, ठीक है। Dextrose with 0.5% saline having osmolarity of 350 and 0.18% with 4% dextrose। 4% dextrose होता है, also called peat solution, ठीक है। Contain 30 millimole of sodium and chloride of 40 grams of glucose in each liter having osmolarity of 284। फिर आपसे ये पूछेंगे कि आपके, नहीं, डेक्सट्रोज हाफ सलाइन बेसिकली ये एक ही चीज है, लेकिन उन्होंने n/2 सलाइन कह लो या डेक्सट्रोज हाफ सलाइन कह लो। लेकिन जो पीट सोल्यूशन है ना, उसमें फर्दर उन्होंने कह दिया कि हम डेक्सट्रोज को 4% तक डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो अगर इसकी सारी ऑस्मोलैरिटी देखो तो 284 बन रही होती है। उसके बाद हमारे पास आता है एक रिंगर्स लैक्टेट। रिंगर्स लैक्टेट बड़ा पॉपुलर है क्योंकि इसमें काफी ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाते हैं। सोडियम आ जाता है 130 मिलीमोल तक, क्लोराइड हम 109 मिलीमोल तक इसमें ऐड करते हैं। इसमें लैक्टेट भी डालते हैं 28 तक, और पोटेशियम भी होता है इसमें और कैल्शियम भी होता है। और इसकी ओवरऑल ऑस्मोलैरिटी होती है 273, ठीक है। तो आपका सबसे ज्यादा आयन रिच क्या है? पीट सोल्यूशन आपका 284 वाला है, ये वाला, ये पॉइंट है जो, ये वाला, ठीक है। डेक्सट्रोज के 350 है, पीट्स के 284 है, क्योंकि इसमें हमने 5% से 4% तक डेक्सट्रोज कम कर दिया है, ठीक है। रिंगर्स लैक्टेट का पता चल गया। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा आपके इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से सॉल्यूशन में आते हैं, तो वो आपका रिंगर्स लैक्टेट ही होता है, जिसमें आपका सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, लैक्टेट, कैल्शियम सब आ रहे हैं। फिर आता है हार्टमैन सॉल्यूशन। हार्टमैन सॉल्यूशन में क्या होता है, आपका सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, कैल्शियम और बाइकार्बोनेट, ठीक है।
आपके हार्टमैन सॉल्यूशन और आपके रिंगर्स लैक्टेट में क्या डिफरेंस है? आपके हार्टमैन सॉल्यूशन में बाइकार्ब आ रहा है और आपके रिंगर्स लैक्टेट में लैक्टेट पड़ा हुआ है। ठीक है। और फिर हमारे पास आते हैं 3% हाइपरटोनिक सलाइन, जिसमें हमारा सोडियम क्लोराइड बहुत ज़्यादा अबंडेंट में फॉर्म में होता है। ठीक है। तो आपकी इसकी ऑस्मोलैरिटी बन जाती है 1024। तो ये सब हमने देख लिए वाटर बेस्ड या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिनरल सॉल्ट्स। ये सब क्रिस्टलॉइड्स थे। ठीक है, जो फ्लूइड थेरेपी में यूज होते हैं। और फिर आ जाते हैं कोलॉइड्स। क्रिस्टलॉइड्स का सबको पता चल गया। इसकी इतनी इंफॉर्मेशन भी हो जाए ना, इनके नाम याद कर लो, थोड़ा सा ये कॉम्पोजिशन देख लो, यही काफी है बस। अब आपके आते हैं कोलॉइड्स। कोलॉइड्स आपके वो फ्लूइड्स होते हैं जिनका हायर मॉलिक्यूलर वेट होता है। ठीक है। आपके ऐसे सब्सटेंसेस जो हाई मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं, जैसे आपके प्रोटीन्स हो गए, आपके पॉलीसेकेराइड्स हो गए। कोलॉइड्स की सबसे बड़ी ये बात होती है कि ये आपकी कैपिलरी मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है, ये आपकी कैपिलरी मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता। बच्चों, हमारा लेक्चर आई गेस 10:25 पे ऐड हुआ है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगती है जब सारे बच्चे कमेंट्स में कहना शुरू हो जाते हैं कब तक पढ़ना है। 11:30 तक देख लो, जिसने देखना है। उसके बाद आप लोग जा सकते हो, जो अपनी मर्जी से जाएंगे। फिर बाकी बच्चे जो है वो रिवाइज कर देंगे। प्रॉफ आपके सर पे हैं, जल्दी आपने पढ़ना है, जल्दी कोर्स आपको हमने कवर कराना है। कहाँ पे कौन से हवा के घोड़े पे सवार हो के मैं सारी चीजें क्रॉस करके आगे पहुंच जाऊं। ओके, बैक टू द लेक्चर। कोलॉइड्स थे हमारे पास। ठीक है। कोलॉइड्स में क्या होता है? कोलॉइड्स में हमारे पास होते हैं आपके हाई मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है। उन सब्सटेंसेस का क्या फायदा होगा? अब बात यही है कि क्रिस्टलॉइड्स में और कोलॉइड्स में क्या डिफरेंस होगा। देखो, जो आपके क्रिस्टलॉइड्स हैं, जो आपके कोलॉइड्स हैं, ये दोनों जो है ना आपके इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट्स में जाते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। आपकी बॉडी में कोई भी चीज लॉस हो रही है ना, तो सबसे पहले वो आपकी आर्टरीज और आपकी ये जो वेन्स और कैपिलरीज इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड को डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि ये एक्टिवली हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा मैनेजमेंट इसकी होती है। क्यों हम वेन्स के अंदर फ्लूइड को लगा रहे हैं? क्यों नहीं हमने आज तक कोई ऐसी साइंस ईजाद की कि हम इंट्रावेस्कुलर सेल्स को ढूंढ के उनके अंदर फ्लूइड लगाएं? नहीं, क्योंकि हम हमारा सारा फ्लूइड लॉस इनमें सबसे पहले इफेक्ट कर रहा होता है। कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई आर्टरी कट गई, कोई रप्चर हुआ, आर्टरी में से सारा फ्लूइड निकल रहा है। तो हमने जो फ्लूइड थेरेपी है वो हमने इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट की इंटीग्रिटी के लिए बनानी है, कि सबसे पहले इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट का जो फ्लूइड है ना वो प्रॉपरली रिप्लेस हो जाए। बेसिकली एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट को हमने देखना होता है, जिसमें से सब चीज़ें लॉस हो रही होती हैं। इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में जब हम क्रिस्टलॉइड्स डालते हैं, जिसने इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में कैपिलरी मेम्ब्रेन ने डिफरेंस क्रिएट किया होता है कि ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ये इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड है, तो क्रिस्टलॉइड्स जो है। अब मुझे एक बात बताओ, क्रिस्टलॉइड्स जो है ये सब, इसमें आपने इलेक्ट्रोलाइट्स का हेर फेर पड़ा है। किसी में ग्लूकोज ज्यादा है, किसी में कैल्शियम ज्यादा है, किसी में पोटेशियम ज्यादा है, किसी में सोडियम ज्यादा है, किसी में क्लोराइड, इस तरह पड़ा है। अब मुझे ये बताओ कि जब हम क्रिस्टलॉइड्स लगाते हैं तो वो जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो फ्रीली मूव करेंगे इंटरस्टिशियम और एक्स्ट्रा इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड में? जल्दी से चैट में बताओ। जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, क्या वो फ्रीली मूव कर सकेंगे कैपिलरी मेम्ब्रेन के थ्रू? एग्जैक्टली करेंगे। वो इंटरस्टिशियम में भी जाएंगे, वो इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड में भी रहेंगे। ठीक है। लेकिन जो कोलॉइड्स होते हैं ना, इसका डिफरेंस समझो। ये बहुत हाई मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस होते हैं। ये मैंने अगर आईवी में दे दिया, मैंने इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में भेज दिया, तो ये इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में ही पड़े रहेंगे। ठीक है। ये फ्रीली मूव नहीं करेंगे कि ये इंटरस्टिशियम में चले जाएंगे, ये वापस इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में आ जाएंगे। तो कोलाइड्स हमें बहुत ध्यान से देने पड़ते हैं। ये हाई मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस होते हैं, या तो ये प्रोटीन्स होते हैं या ये ब्रांच पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। ये कैपिलरी मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। ये इतने हैवी मॉलिक्यूल्स होते हैं कि ये इंटरस्टिशियम से भी वाटर खुद ही सक कर लेते हैं।
ठीक है? ये बड़े कैपिलरी में रहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करते हैं इनसाइड। ठीक है, दे कन्फाइन देमसेल्फ टू प्लाज्मा, दैट इज योर इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट, अनलेस देयर इज इंजरी इनटू द कैपिलरी इंटीग्रिटी। आपने ये लाजमी देखना है कि आपका पेशेंट किस डिजीज के साथ आपके साथ आया है, किस कंडीशन में आपके साथ आया है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि क्यों देखना है। आपके पास बर्न का पेशेंट आ गया, बर्न के पेशेंट में सारी की सारी उसकी वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज वो भी बर्न हुई हुई हैं। आप उसे कोलॉइड दोगे तो कोलॉइड जो है सारा इंटस्टिशियम में आ जाएगा। इंटस्टिशियम में कोलॉइड आ गया तो सारा तहस नहस हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा आपके पेशेंट को। तो आपने बर्न वाले पेशेंट में कोलॉइड्स कभी भी नहीं देने। ठीक है, कोलॉइड्स जहां जाते हैं वहां पे फ्लूइड को अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो कोलॉइड्स को अगर हम देते हैं कि कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में फ्लूइड कम हो रहा है, तो कोलॉइड्स वहां पड़े हैं तो रिटेन करेंगे वाटर, वो तो हमारे लिए बहुत अच्छी कंडीशन है। ठीक है, so colloid tends to retain fluid in intravascular space for longer period of time, so care must be taken to infuse large volume of colloid, as they can cause congestive heart failure, pulmonary edema and life threatening anaphylactic reaction। इसका ये मतलब है कि आपने एक पेशेंट को ज़्यादा सारे कोलॉइड्स दे दिए, उन कोलॉइड्स ने क्या किया, वो जहाँ जहाँ वेन में या आर्टरी में ट्रेवल कर रहे हैं वो उस एरिया से वहाँ पे अपने साथ फ्लूइड को भी जमा कर रहे हैं। हार्ट में गए, इतना ज़्यादा हार्ट में ओवरलोड, फ्लूइड ओवरलोड कर दिया, पल्मोनरी एडीमा कर दिया, हमारे जो लंग्स हैं उसके अंदर इतना ज़्यादा फ्लूइड रिटेन होना शुरू हो गया क्योंकि कोलॉइड्स जाके वाटर को भी अपने साथ रिटेन कर रहे हैं। और कुछ कंडीशंस में एनाफिलेक्टिक रिएक्शंस भी होते हैं। तो कोलॉइड्स को लगाने के लिए एक्स्ट्रा 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 केयर चाहिए होती है। यू हैव टू कंफर्म एंड रीकन्फर्म अगेन बिफोर यूजिंग देम। ठीक है, आपने पेशेंट को देखना है, पेशेंट की कंडीशन को देखना है, फिर कोलॉइड्स लगाने हैं। क्रिस्टलॉइड्स इतनी बर्बादी नहीं करेंगे जितनी कोलॉइड्स कर देंगे अगर आपने कुछ भी सोच समझ के बगैर किया। तो वो कौन सी कंडीशन है जिसमें आपने कोलॉइड्स लगाना है, या कौन से वो कोलॉइड्स होते हैं? बच्चे, पल्मोनरी एडीमा ऐसे ही ना कि आपका जो पूरा लंग है, लंग के अंदर आपके एल्वियोलाई हैं, आपकी कैपिलरीज हैं, आपकी आर्टरीज हैं, उसके अंदर कोलॉइड है। ठीक है, कोलॉइड तो पूरे ब्लड में, फिर आपने देना तो इंट्रावीनस ही है। इंट्रावीनस वो पूरी बॉडी के सारे आपके इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में रन करेगा। तो पल्मोनरी आपके लंग्स में जाके क्या करेगा, वहां पे जिस आर्टरी जहां पे भी कैपिलरी में पड़ा होगा वहां पे फ्लूइड अपनी तरफ करेगा, तो उधर फ्लूइड ओवरलोड होगा, आपके लंग्स में फ्लूइड ओवरलोड होना शुरू हो जाएगा, तो उसे हम पल्मोनरी एडीमा कहते हैं। अब आई समझ? तो कौन कौन से कोलॉइड्स होते हैं आपके पास? आपके पास ब्लड होता है, जो ब्लड की ट्रांसफ्यूजन होती है, एल्ब्यूमिन होता है, एफएफपीज होते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होता है, आपके पास हेमेसिल होता है। हेमेसिल बहुत एक फेमस है कोलॉइड, हेमेसिल। ठीक है, जेलोफ्यूजिन होती है, जेलेटिन होती है, या हीटर स्टार्च होता है। ठीक हो गया? अब हमने ये देखना है बच्चे, वाटर को आपके जहाँ पे भी शक्कर है, आपके लंग्स में वाटर, आपके लंग्स के इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में वाटर ज्यादा है, आपके लंग्स के कैपिलरीज में वाटर ज्यादा है, वो अपने साथ वाटर को होल्ड करके हर जगह जा रहा है। तो वो जिस जिस जगह पे जा रहा है वहां पे भी तो एक फ्लूइड ओवरलोड की कंडीशन आएगी ना। कैपिलरी में अगर वो पड़ा है तो कैपिलरी में वाटर आएगा ना, पल्मोनरी एडीमा तो जनरेट होगा। हेमेसिल जो होता है वो पोलीजेलीन होता है। इसमें क्या होता है कि 1000 ml ऑफ हेमेसिल कंटेन डिग्रेडेड बोवीन जेलेटिन पोलीपेप्टाइड्स क्रॉस लिंक वाया यूरिया ब्रिजेस इक्विवेलेंट टू 6/3 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। इसमें जेलेटिन होता है। ठीक है, 1000 ml हेमेसिल के अंदर एक एनिमल बेस्ड, एनिमल एक्सट्रैक्ट जेलेटिन जो होते हैं, पोलीपेप्टाइड्स वो होते हैं जिनमें यूरिया ब्रिजेस होती हैं। यूरिया ब्रिजेस मतलब वो नाइट्रोजन के इक्विवेलेंट होगा। ठीक हो गया? Sodium is 145 millimole, chloride is 145 millimole, potassium is 5.1 millimole and 6.25 millimole of calcium ions। तो ये हेमेसिल की पूरी एक कॉन्सेंट्रेशन है।
ठीक है, तो ये जो नीचे आपको पूरा चार्ट नजर आ रहा है, इसमें आपको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कितना सोडियम है, कितना पोटेशियम है, कितना क्लोराइड है, ये सारा तो आपके ECF है, जो नॉर्मल आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, उसके अंदर कितनी नॉर्मल वैल्यूज है और उसकी कितनी ऑस्मोलैरिटी है। फिर आपके सारे के सारे जितने भी आपके फ्लूइड्स, अभी हमने क्रिस्टलॉइड्स और कोलॉइड्स पढ़े हैं ना, उसकी सब कॉन्सेंट्रेशन ये बता रहे हैं। ये नॉर्मल है, ये आपके NaCl 0.9% में ये सोडियम की मकदार है, इसमें पोटेशियम नहीं है, इसमें क्लोराइड है। तो अब मुझे बताओ पोटेशियम किस में होता है? हार्टमैन्स में होता है और रिंगर्स लैक्टेट में होता है। तो इस टेबल की अब समझ आ रही है देखने से? मैंने सारा समझा दिया है, ये जस्ट टेबुलर फॉर्म में आपके पास। ठीक है, तो वो कह रहे हैं जेलोफ्यूजिन और हिमोसिल और हीटा स्टार्च का, वो कह रहे हैं कि ये सब कोलॉइड्स हैं। ठीक है, और इनके अंदर इनकी अपनी कॉन्सेंट्रेशन है और साथ उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन मेंशन कर दी है। ठीक हो गया? अब आगे आपके पास क्वेश्चन आता है, वुड यू यूज क्रिस्टलॉइड और कोलॉइड इन इमरजेंसी सेटिंग? इमरजेंसी सेटिंग में आपके पास पेशेंट आ रहा है, उसे हाइपोवोलीमिया अगर हुआ हुआ है, ठीक है, तो आपने फिर भी ये देखना है कि हाइपोवोलीमिया किस वजह से हो रहा है। बर्न वाला पेशेंट है, उसकी तो कैपिलरी इंटीग्रिटी पहले ही खत्म हुई हुई है। लेकिन अगर कोई एक्सीडेंट के बाद आया है, ठीक है, अगर कोई GI लॉसेस के साथ आ रहा है, उनकी कैपिलरी इंटीग्रिटी ठीक है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले ये असेस करना है, सही है, whether there is severe hypovolemia and capillary integrity is normal, then colloids are preferred, as they confine themselves within the vessels to provide effective circulatory volume. But when capillary integrity is lost, as in cases of burn, the colloid can leak into interstitium, worsening the edema, and crystalloids are preferred in these situations. तो आपने कैपिलरी इंटीग्रिटी को देखना है, उसके बाद आपने ये सोचना है कि आप कोलॉइड्स दे रहे हो कि आप क्रिस्टलॉइड्स दे रहे हो। इस चीज को भी छोड़ के, कैपिलरी इंटीग्रिटी को भी छोड़ के, आपको क्या लगता है कि ज्यादा सेफ कौन से हैं? कोलॉइड ज्यादा सेफ है कि क्रिस्टलॉइड ज्यादा सेफ है? क्रिस्टलॉइड ज्यादा सेफ है। ठीक है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आंखें बंद करके क्रिस्टलॉइड्स भी देना शुरू कर देना, ऐसे नहीं होता। Whenever you prescribe a fluid, you must know whether the fluid will end up, because the intention of giving IV fluid is to achieve effective circulatory volume. आपने अपना अपना इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट देखना है, ठीक है, तो सर्कुलेटरी वॉल्यूम को इफेक्टिव करने के लिए हम कोई भी फ्लूइड दे रहे होते हैं। तो वो बात कर रहे हैं कि अगर आप 5% डेक्सट्रोज वाटर जो है वो पेशेंट को लगाते हो, तो 5% डेक्सट्रोज में 50 ग्राम ऑफ ग्लूकोज वाटर 1000 ml वाटर में था। ठीक है, तो आपने कहा कि आपने 5% डेक्सट्रोज वाटर IV लाइन के थ्रू लगा दिया, तो अब बॉडी में 60% ऑफ, हमने पीछे सारी डिस्ट्रीब्यूशन की थी ना कि टोटल बॉडी वाटर 60% है, तो इसने 60% ऑफ टोटल बॉडी वाटर के अंदर जाके खुद को रखना है। सही है, तो अब क्या होगा? बिकॉज ग्लूकोज विल रेपिडली मेटाबोलाइज इन द वाटर, हैविंग नो ऑनकोटिक प्रेशर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू टोटल बॉडी फ्लूइड 42 लीटर्स इक्वली। दिस इज एक्सप्लेन बाय द एग्जाम्पल बिलो। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। ये देखो, यहाँ पे समझो, अगर आपको 1000 ml डेक्सट्रोज वाटर मैंने लगाया किसी पेशेंट को, तो 2/3 तो उसका इंट्रासेलुलर स्पेस में चला गया। 660 ml, 1000 में से 660 ml उसका चला जाएगा इंट्रासेलुलर स्पेस में। 1/3 उसका चला जाएगा, जो 330 ml रह जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में रह जाएगा। हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि जो इफेक्टिव सर्कुलेटरी वॉल्यूम जो हमने बनाना है, जो हमारी इंट्रावेस्कुलर स्पेस है, उसमें कितना रहता है? 330 ml का भी 1/3 रहेगा हमारे इंट्रावेस्कुलर में। देखो, टू टू थर्ड ऑफ 330 तो आपका 220 ml पहुंच गया इंटरस्टिशियम में। तो आपने 1000 ml डेक्सट्रोज वाटर लगाया, उसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ 11% आपको इफेक्टिव सर्कुलेटरी वॉल्यूम मिला। मेरी बात समझ आ रही है? 110 रह गया सिर्फ आपके इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में। उस 110 को अगर आप 1000 से डिवाइड करके परसेंटेज निकालते हो, तो आप देखते हो कि सिर्फ 11% इंक्रीज हुआ है आपका एक्स्ट्रा सर्कुलेटरी वॉल्यूम। ठीक है बच्चे, 330 ml है, उसका 2/3 जो इंटरस्टिशियम में गया वो 220 रह गया, तो जो इंट्रावेस्कुलर में 1/3 जाना है वो 110 रह गया ना। 110 वहां से आया जो पीछे डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ी है।
उस 110 को अब हम परसेंटेज निकाल के देख रहे हैं कि 1000 ml से उसकी कितनी परसेंटेज बनी, तो वो 11% बनी। ठीक है, तो सिर्फ 5% डेक्सट्रोज लगाने से हमें 11% एक्स्ट्रा सर्कुलेटरी वॉल्यूम में इफेक्टिवनेस मिली। तो वो कह रहे हैं कि सिर्फ 11% फ्लूइड जो है ना वो रिटेन होगा अगर हम डेक्सट्रोज वाटर लगाएं। तो डेक्सट्रोज वाटर की ना इतनी ज्यादा मतलब रिससिटेशन में वैल्यू नहीं होती, क्योंकि डेक्सट्रोज जल्दी से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और ग्लूकोज आगे से जो है ना बहुत थोड़ा हमें एक्सपेंशन देता है, फ्लूइड एक्सपेंशन देता है। लेकिन वही बात अगर हम करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि डेक्सट्रोज 5% जो है वो फिर भी आइसोटोनिक है। तो जब हम डेक्सट्रोज 10%, 25% या 50% लगाएंगे, तो वो तो बहुत ज्यादा हाइपरटोनिक हो जाएगा, उसमें ग्लूकोज ही ग्लूकोज रह जाएगा और हमें इतना ज्यादा सर्कुलेटरी वॉल्यूम नहीं मिलेगा। तो अब वो बेसिकली हमें कंपैरिजन बता रहे हैं कि 0.9% सलाइन इन्फ्यूज करेंगे तो उससे हमें कितना फायदा मिलेगा। ठीक है, उससे कितना कंपैरिजन है ना। तो कंपैरिजन देखो कि अगर आप 0.9% सलाइन दे रहे हो तो 154 मिलीमोल ऑफ सोडियम जा रहा है और 154 मिलीमोल ऑफ क्लोराइड जा रहा है। तो अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो वैसे ही सारी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, 660 ml चला जाएगा आपके इंटरस्टिशियम में। ठीक है, 2/3 इन इंटरस्टिशियम, 1/3 इन इंट्रावेस्कुलर। तो 2/3 इन इंटरस्टिशियम में 660 ml आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चला गया, 1/3 आपका इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में जाएगा, जो कि 33% हो जाएगा। इस बात की समझ आइए। तो 33% ज्यादा इफेक्टिव है कि 11% ज्यादा इफेक्टिव है? ऑफ कोर्स 33%। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि द 33% ऑफ फ्लूइड विल बी retained in the intravascular compartment if 0.9% solute is saline is infused। ठीक है बच्चे, देखो मेरी बात सुनो। जो 0.9% सलाइन होता है ना, उसमें 154 मिलीमोल पर लीटर ऑफ सोडियम होता है। ठीक है, तो मेरी बात सुनो, ये जो सारा का सारा सोडियम है ना, ये सारा का सारा जो सोडियम है, ये आपका एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट का ही है। तो ये तो इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट को तो माइनस ही कर दो। सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट का किंग नहीं था, तो सोडियम ने खुद को एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में ही रखना है। जब हम सेलाइन देंगे ना, तो वो खुद को एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में ही रखेगा, वो इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में तो जाएगा ही नहीं। तो उसने, उस किंग ने जो अपनी फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन की है ना, वो इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट और इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में की है। तो 2/3 आपका इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में गया, 1/3 आपका इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में गया। तो वो जो 1/3 है वो आपको 33% तक एक्सपेंशन दे रहा है, आपके इफेक्टिव सर्कुलेटरी वॉल्यूम को बना रहा है 33%। तो दिस इज लाइक वेरी मच लाइक बहुत ज्यादा ये प्रेफरेबल थिंग नहीं है एज कम्पेयर टू डेक्सट्रोज। ठीक है, तो 33% of fluid will be retained in the intravascular compartment, 0.9% saline is infused. And same happens for Ringer's lactate, Hartmann solution, as they are rich in sodium, which is extracellular ion, and balanced solution such as Ringer's lactate, Hartmann solution closely match the composition of ECF. ये सब ECF की composition वाले हैं, तो ये ECF में ही रहेंगे। ठीक है, तो आपके रिंगर्स लैक्टेट और हार्टमैन सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस था, मुझे पहले ये बताओ। दोनों का बेसिकली देखो, दोनों में बाइकार्ब भी है। रिंगर्स लैक्टेट का जो लैक्टेट है ना, वो भी खुद को मेटाबोलाइज करके बाइकार्बोनेट बना लेता है, और हार्टमैन में हम डायरेक्टली बाइकार्बोनेट डाल देते हैं। तो दोनों ने ना बाइकार्बोनेट जनरेशन ही करानी होती है। ठीक हो गया। तो जो रिंगर्स लैक्टेट है, जो हार्टमैन है, इन दोनों सोल्यूशन को यूज करने की वजह से वी हैव द डिक्रीज रिस्क ऑफ हाइपरक्लोरीमिया। अब इस बात को समझो। देखो, अगर मैं कहती हूँ कि मेरा पेशेंट है, उसमें बहुत ज़्यादा, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा सोडियम लॉस हो गया, ठीक है, साथ में उसके वाटर लॉस भी बहुत ज़्यादा हो गया, बजाय इसके कि मैं उसे
हाइपरटोनिक सलाइन लगाऊं 3%, जिसकी ऑस्मोलैरिटी कोई 1060 बन रही थी। मेरी सिर्फ एग्जाम्पल को सुनो और समझो, ठीक है? उससे बेहतर अब देखो, मैं 1064 सोडियम के साथ 1064 क्लोराइड भी दे रही हूँ, तो मैं पेशेंट को हाइपरक्लोरीमिया नहीं करा दूंगी इतना ज्यादा सोडियम दे के। मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो उससे बेहतर ये नहीं है कि मैं हार्टमैन या फिर रिंगर लैक्टेट यूज कर लूँ, जिसकी वजह से हाइपरक्लोरीमिया ना हो, जिसकी वजह से सोडियम भी चला जाए, मुझे बाइकार्ब भी मिल जाए। अगर एसिडोसिस का कंडीशन है तो उसमें मेरी एसिडोसिस भी ठीक हो जाए। ठीक है? These solutions decrease the risk of hyperchloremia, which can occur following large volume of 0.9% saline administration, having higher sodium and chloride concentration. 0.9% saline लगाने का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ सोडियम दिया है, आप उतना ज़्यादा क्लोराइड भी दे रहे हो। उसकी वजह से हाइपरक्लोरीमिक एसिडोसिस भी हो सकती है, और ये जब बहुत ज़्यादा मिल जाए तो पेशेंट का रीनल शटडाउन भी हो जाता है। तो यही वजह है कि हमने बहुत ध्यान से चीज़ें देनी है, सब चीज़ों को कैलकुलेट करके बहुत अच्छे तरीके से देना है। इस सारी बात की समझ आ गई? हाइपरटोनिक सलाइन में आपके पास 3%, 1.8% तक इतनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होती है सोडियम और क्लोराइड को। ये सिर्फ हम उस कंडीशन में यूज़ करते हैं जब हमने फ्लूइड को इंट्रा सेल्युलर फ्लूइड से निकाल के एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में लेके आना हो। ठीक है? जैसे सेरिब्रल एडीमा हो गया, आपका ब्रेन जो है उसमें वाटर ज़्यादा है, मतलब ब्रेन स्वेल हो रहा है, तो आप हाइपरटोनिक सलाइन लगाओगे सोडियम। ये याद रखो, सॉल्ट ऑलवेज स्टील्स द वाटर, सॉल्ट ऑलवेज स्टील्स द वाटर। तो सोडियम जहाँ भी ज्यादा होगा उस साइड पे वाटर ज्यादा आ जाएगा। ठीक है? तो जब आप ज्यादा हाइपरटोनिक सलाइन दे दोगे अपने एक पेशेंट को जिसके अंदर सेरिब्रल एडीमा हुआ है, तो वहां से वो वाटर को एक्सट्रैक्ट आउट करके इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में ले आएगा। ठीक है? कुछ पेशेंट्स जिनमें हाइपोनेट्रीमिक सीजर्स होते हैं उन्हें भी हम हाइपरटोनिक सलाइन देते हैं, क्योंकि उनमें हाइपोनेट्रीमिया बहुत ज्यादा होता है। ठीक है? The isotonic solution of 4% dextrose and 0.18% of saline is safe to use. वो कह रहे हैं कि कुछ आइसोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे 4% डेक्सट्रोज के अंदर मैं 0.18% सलाइन डाल दूंगी तो वो भी बहुत सेफ होते हैं यूज करने के लिए। आगे समझ? क्रिस्टलॉइड्स की सारी बातें समझ आ गई अभी तक? बहुत आसान है, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, जितना समझाया उतना समझ के रख लो। आगे चलूं? देखो, जहां हमने क्रिस्टलॉइड की बात की, अब हम कोलॉइड की भी बात करेंगे। अगर वही हम जो देख रहे थे कि 1000 ml डेक्सट्रोज देने से, 1000 ml नॉर्मल सलाइन देने से, हाइपरटोनिक सलाइन देने से क्या कुछ हो रहा था, तो अब हम ये देखते हैं कि 1000 ml कोलॉइड लगाने से क्या कुछ हो रहा है। तो कोलॉइड्स का हम तब से पढ़ रहे हैं कि ये वो रिच पार्टिकल्स हैं जिन्होंने ऑनकोटिक प्रेशर को एक्सर्ट करना होता है, और ये क्या करते हैं, ये फ्लूइड आपके इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में रिटेन रखते हैं फॉर 6 to 24 hours until the colloid particles are removed by reticuloendothelial system. तो इन्फ्यूजन जो इनकी होती है ना, 1 लीटर ऑफ कोलॉइड विल एड 1 लीटर टू इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट। इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है। इसमें हम ये बात ही नहीं करेंगे कि देखो मैंने 1000 लगाया है तो इतना इंट्रासेलुलर में चला गया, इतना एक्स्ट्रा सेलुलर में चला गया, इतना इंटरस्टिशियम में चला गया, इतना इंट्रावेस्कुलर में चला गया। नो, 1000 लगाया है तो 1000 ही इंट्रावेस्कुलर में रहेगा, क्योंकि ये इतने बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, या आप जहां भेज रहे हो उधर ही रहते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? Yes, because they are not crossing the membrane. This is the reason that colloid should be given with much more care that can cause congestive cardiac failure and pulmonary edema rapidly, and also life-threatening anaphylactic reaction and coagulopathy. इनके ये साइड इफेक्ट्स होते हैं, इस वजह से आपने कोलॉइड्स को बहुत ध्यान से लगाना होता है। ठीक है? देखो ना, इतना ज्यादा, अब आपका 1 लीटर पूरी बॉडी में, पहले हम 1 लीटर अगर क्रिस्टलॉइड दे रहे थे तो हमें ये तसल्ली थी कि यार 1 लीटर दिया है ना तो सारे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा, 33% मिलेगा बस अगर मैंने नॉर्मल सोल्यूशन को देना है। ठीक है? हाँ जी, न्यूट्रिशन का लेक्चर आपका सेपरेट होगा। और अगर मैं कहती हूँ कि कोलॉइड आपको मैं लगा रही हूँ, तो कोलॉइड पे तो मैं ये सोच नहीं सकती वो किसी कंपार्टमेंट में जाएगा।
अब इतना ज़्यादा एकदम से आपकी वेन्स के अंदर या आपके इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में डायरेक्ट 1 लीटर फ्लूइड आ गया। अब वो 1 लीटर डायरेक्ट हार्ट में से निकल के उसने फिर पंप होना है, तो वो हार्ट को कार्डियक फेलियर, कंजेस्टिव, इतना फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा कि आपका हार्ट कंजेस्टिव फेलियर में चला जाएगा। या फिर इतना ज्यादा पल्मोनरी मतलब लंग्स में से फ्लूइड गुजरेगा कि वो पल्मोनरी एडीमा करा देगा। आपके सारे के सारे ब्लड को ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स में से गुजरना ही गुजरना पड़ता है हार्ट से पंप होने से पहले। तो आपने डायरेक्ट 1 लीटर एक इंसान में डाल दिया और वो सारा आपके हार्ट और उसमें से निकल रहा है, तो वो ये मसले करेगा। ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड थेरेपी क्या होती है, क्यों हम दे रहे हैं फ्लूइड थेरेपी? मेंटेन इफेक्टिव सर्कुलेटरी वॉल्यूम वाइल मिनिमाइजिंग द इंटरस्टिशियल एडिमा। हमने एक्स्ट्रा हमने इफेक्टिव सर्कुलेटरी वॉल्यूम अच्छा बनाना है, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि इंटरस्टिशियम के अंदर ज्यादा फ्लूइड चला जाए और एडिमा हो जाए। इनकॉर्पोरेट नॉट ओनली मेंटेनेंस फ्लूइड बट ऑल्सो डेफिसिट एंड इन ऑनगोइंग लॉस। एक बच्चे ने क्वेश्चन किया कि मैम अगर 144 नॉर्मल सोडियम की कंसंट्रेशन है, तो 0.9% सलाइन में हम 154 क्यों इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं? वो इसीलिए कर रहे होते हैं कि एक तो हमने मेंटेन करना है, दूसरा जितना डेफिसिट और जितना लॉस गुजर गया है ना उसे भी पूरा करना है। ठीक है। So we have to incorporate not only the maintenance fluid but also the deficit and ongoing losses. हमने पेशेंट का देखना है कि पेशेंट कितना एक्टिवली ब्लीड कर रहा है, पेशेंट की कितनी, कोई पेशेंट आपके पास आ गया है जिसको ब्लडी डायरिया है, ठीक है, आपने एक तो ये देख रहे हो कि ब्लड आ रहा है, उसका मतलब रेक्टम से ब्लड निकल रहा है, वो डिहाइड्रेशन में जा रहा है, एक तो उसका फ्लूइड लॉस हो रहा है। ठीक है। पहले तो हम उसका फ्लूइड जितना बॉडी में नॉर्मल है वो मेंटेन करेंगे, तो साथ हमने लॉस को भी तो मेंटेन करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि बॉडी में 60% वाटर नॉर्मली होता है। अब जो लॉस हो के बॉडी में 40% रह गया है, तो मैंने 20% एक्स्ट्रा भी तो देना है ना। समझ रहे हो मेरी बात? सबको मेरी बात समझ आ रही है? कोई साइंस इतनी लंबी नहीं है, समझ आनी चाहिए। द ओरल रूट शुड बी यूज वेन एवर पॉसिबल। हमेशा याद रखो, हमेशा ओरल रूट इज मच 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 बेटर देन आईवी रूट और एनी अदर रूट। ठीक है। आईवी रूट की बहुत बेतहाशा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। Intravenous fluid should be discontinued at as earliest as possible, and the most appropriate fluid should be used whose composition are same as that of fluid being lost. Electrolytes should be checked before start of fluid therapy and then on daily basis. आपने electrolytes पहले देख के फिर आपने fluid start करना है। मे बी कैल्शियम भी कम हो रहा है, बाइकार्ब भी कम हो रहा है, तो हम उसमें रिंगर्स लैक्टेट हार्टमेंट सोल्यूशन दे देते हैं। तो ये सब चीज़ें प्रिंसिपल्स है, ये आपको याद रखनी है। और कंपोनेंट क्या होते हैं, आपने फ्लूइड थेरेपी के थ्रू क्या क्या करना होता है? एक तो सबसे पहले आपने रिससिटेशन करनी होती है। ठीक है, कि क्या कितना ब्लड लॉस हो रहा है जिसे आपने ठीक करना है। दूसरा मेंटेनेंस थेरेपी, कितने फ्लूइड को बॉडी में मेंटेन करना है। तीसरा रिप्लेसमेंट थेरेपी, जितना लॉस हो गया उसको रिप्लेस भी करना है। रिससिटेशन करनी है, मेंटेनेंस थेरेपी करनी है और रिप्लेसमेंट थेरेपी करनी है। इन तीन कंपोनेंट्स को देखते हुए आपने फ्लूइड थेरेपी देनी है। ठीक है। तो रिससिटेशन किन कंडीशंस में ज़रूरी होती है? रिससिटेशन ज़रूरी होगी जब ब्लड लॉस हो जाएगा ट्रॉमा या सर्जरी में। सिजेरियन सेक्शन होता है, उसमें हमारे पास बहुत चांसेस होते हैं कि पेशेंट ब्लीड कर जाए। हर हर सर्जरी में वैसे तो चांस होता है कि पेशेंट ब्लीड कर जाए, इसलिए हम पेशेंट को आईवी फ्लूइड्स पे लगा के रख देते हैं। ट्रॉमा है, पेशेंट किसी भी इंजरी के साथ आया है, उसका एक्टिव ब्लड लॉस हो रहा है, तो आपने उसे रिससिटेट करने के लिए फ्लूइड्स लगाने ही लगाने हैं। प्लाज्मा लॉस फ्रॉम बर्न और पैंक्रेटाइटिस, आपका पेशेंट पैंक्रेटाइटिस के साथ आया है या आपका पेशेंट बर्न के साथ आया है, आपने उसमें भी फ्लूइड एडमिनिस्टर करना है, फ्लूइड थेरेपी देनी है। कोई भी जीआई लॉसेस हो रहे हैं, उसमें भी आपने फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, और ये होती है रिससिटेशन। ठीक है।
Initial 500 ml bolus of normal saline is given and further fluid should be given following to the response of initial fluid. रिससिटेशन में हमेशा आप 500 ml नॉर्मल सलाइन देते हो, ठीक है। इन सब कंडीशन में पेशेंट ट्रॉमा के साथ आया है, सर्जरी हुई है, बर्न हो गया, पैंक्रेटाइटिस हो गया। पैंक्रेटाइटिस में बेसिकली पेशेंट को निल पर ओरल कर देते हैं। पेशेंट को कहते हैं आपने मुंह से कुछ भी खाना पीना नहीं है, ताकि हमारे पेंक्रियाज जो है वो खाने पीने के रिस्पॉन्स में दोबारा ना एंजाइम्स भेजना शुरू करते हैं, अपना काम शुरू करते हैं। तो हमने पैंक्रियाज को रेस्ट देनी होती है पैंक्रेटाइटिस में, तो हम पेशेंट को टोटली आईवी फ्लूइड्स पे ले जाते हैं, ओरली कुछ भी खाने नहीं देते हैं, ठीक है। जीआई लॉसेस में डायरिया वगैरह हो गया, तो इन सब केसेस में सबसे पहले आप 500 ml का बोलस देते हो नॉर्मल सलाइन का। फिर ये देखते हो कि पेशेंट में कोई इफेक्ट आया है, पेशेंट की डिहाइड्रेशन थोड़ी सी बेहतर हुई है कि नहीं हुई। उसके बाद आप लार्जर वॉल्यूम्स को देखने का सोचते हो, ठीक है। तो वही बात जो हमने पहले डिस्कस की कि आप अगर लार्ज वॉल्यूम ऑफ नॉर्मल सलाइन दे दोगे, तो आप देखो नॉर्मल सलाइन में सोडियम के साथ साथ क्लोराइड भी दे रहे हो। तो जितना सोडियम दे रहे हो उतना क्लोराइड जा रहा है, तो उतना क्लोराइड ज्यादा होकर हाइपर क्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस करा देता है, ठीक है। जितना आपका ज्यादा क्लोराइड होगा वो हाइपर क्लोरीमिया कराएगा और हाइपर क्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट शुड बी रीचेक्ड एंड करेक्टेड। आपने साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स को देखते जाना है, उन्हें रीचेक करना है और उसके अकॉर्डिंग उसे कंटिन्यू करना है, ठीक है। और वो बात करें कि अगर पेशेंट आपका नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है एक्सेसिव फ्लूइड्स को, तो आपने ऑनगोइंग लॉस ज़रूर चेक करना है। आपने 500 नॉर्मल सलाइन लगा दिया, फिर भी आपका पेशेंट उसी कंडीशन में पड़ा है, तो आपने ज़रूर देखना है कि कहीं इसको जीआई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, उसके रेक्टम को देखना है वहाँ से तो नहीं ब्लीड हो रहा। अगर कोई फीमेल है तो आपने देखना है कि कहीं कोई वेजाइनल ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, ठीक है। कहीं पेशेंट को कार्डियक ब्लीड वो कार्डियक फेलियर में तो नहीं चला गया। तो ये सब चीज़ें आपने देखनी है रिससिटेशन में साथ साथ। मेंटेनेंस थेरेपी में क्या होता है कि आपके फ्लूइड्स को हम मेंटेन करते हैं जितना नॉर्मल, ताकि आपको नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग रखें। ये तो इमरजेंसी सिचुएशन थी जिसमें हमने फौरन पेशेंट की जान बचाने के लिए रिससिटेट किया। मेंटेनेंस थेरेपी में हम क्या करते हैं, हम पेशेंट एम ये होता है कि हमने पेशेंट के रिक्वायरमेंट्स को बिल्कुल क्लोज टू द नॉर्मल रखना है, ठीक है। नॉर्मल वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट सबको हमने नॉर्मल कंडीशन में रखना है। जैसे वाटर हमारा 2.5 लीटर्स तक होना चाहिए नॉर्मल कंडीशन में, तो हमने उतना ही वाटर इन्फ्यूज करना है। सोडियम हमारी 70 टू 150 मिलीमोल तक होना चाहिए, तो उतना ही सोडियम पेशेंट को देना है। पोटेशियम हमारा 50 मिलीमोल पर डे है, तो उतनी ही मेंटेन करके रखना है। कैल्शियम 5 मिलीमोल पर डे है, तो पेशेंट को उतना ही मेंटेन करके रखना है। और मैग्नीशियम जो है 1 मिलीमोल पर डे, उतना ही मेंटेन करना है। साथ में आपने ये भी चेक रखना है कि पेशेंट के वेट को भी देखना है, ठीक है। कितने वेट के अकॉर्डिंग आपने कितना फ्लूइड उसे देना है। फैक्टर अफेक्टिंग मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट को खराब कर रहे होते हैं। जैसे देखो, इंक्रीज वाटर इनटेक इज रिक्वायर्ड इन, आप पेशेंट को स्वेटिंग ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो अब उसके वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। बर्न वाले पेशेंट की वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। पेशेंट को टिकिपनिया है, वो फ्लूइड लॉस में किसी तरह से, उसकी वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। फीवर वाटर रिक्वायरमेंट इंक्रीजेज बाय 200 ml पर डे विद ईच डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर। अगर आपका पेशेंट फीवर के साथ है तो उसकी भी वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, ठीक है। फिर आपने ये देखना है कि वो कौन सी कंडीशन है जिसमें आपने कम वाटर देना है। रीनल फेलियर है, ठीक है, ओलिगोयूरिक रीनल फेलियर है, उसमें आपने वाटर इन्फ्यूजन कम करनी है। आप अगर पेशेंट के लिए ह्यूमिडिफाइड एयर यूज कर रहे हो, उसमें भी आप पेशेंट को कम वाटर इन्फ्यूज करोगे, इनटेक करोगे। हाइपोथायरॉयडिज्म में वाटर इनटेक कम होनी चाहिए, ठीक है। तो फ्लूइड थेरेपी में साथ साथ इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखना है कि किस कंडीशन में इनटेक ज़्यादा होना चाहिए, किस कंडीशन में इनटेक थोड़ा होना चाहिए, ठीक है। रिप्लेसमेंट थेरेपी में क्या होता है, हमने रिससिटेशन देख ली, हमने मेंटेनेंस थेरेपी देख ली। रिप्लेसमेंट थेरेपी ये होती है कि जो लॉसेस चलते जा रहे हैं, जो एक्टिव लॉसेस हैं, उनको भी साथ साथ पूरा करो, ठीक है। अगर आपका पेशेंट है उसमें फ्लूइड प्लस ऑनगोइंग लॉस क्या चल रहा है, नेजोगैस्ट्रिक एस्पिरेशन है,
आपने कोई पेशेंट को गैस्ट्रोइंटेस्टिनल फिस्टुला था, आपने कोई ड्रेन पास किया हुआ है या लाइक कुछ भी देख लो। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल फिस्टुला में क्या होता है कि फिस्टुला के थ्रू बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो रहा होता है। अगर कोई भी कंडीशन है जिसमें ड्रेन पेशेंट को पास किया हुआ है, तो हम नीचे ड्रेन को देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि आज ड्रेन में कितना ड्रेनेज हुई है। फिर जितनी ड्रेनेज हुई है उतना हमने फ्लूइड लॉस को मेंटेन करना होता है। ठीक है, हम डायरिया में देखते हैं कि पेशेंट कितना फ्लूइड लॉस हो रहा है, फिर हमने उससे भी साथ-साथ रिप्लेस करना होता है। तो ये सब कंडीशन है जिसमें आपने रिप्लेसमेंट को देखना है। ठीक है? तो जो आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिक्रीशंस होती हैं, ये उसके कंपोनेंट्स हैं, दैट इज़ अगर देखना चाहते हो तो देख लो, नहीं भी देखना तो इट्स ओके। इसको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सब देख लिया हमने, प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लूइड थेरेपी देख लिया हमने, उसके कंपोनेंट्स देख लिए हमने, उसके तरीके देख लिए। अब ये देखना है कि कौन-सा फ्लूइड कब देना है, ठीक है? इन सब में से एमसीक्यूज़ आते हैं, आप इसे छोड़ नहीं सकते हो। Generally, for a 60 kg man, the maintenance fluid should be 2.5 liter along with 70 to 150 millimole of sodium and 40 to 60 millimole of potassium per day. तो जो एक जनरल रूल है उसके अकॉर्डिंग आपने अपने पेशेंट को इस थीम के अकॉर्डिंग ट्रीट करना है, ठीक है? तो यहाँ तक समझ आ गई? आप लोगों से पूछ रही हूँ। सारी? ये चैप्टर बहुत लंबा है, मुझे नहीं लग रहा है ये आज कंप्लीट होगा। कराना मैंने आज ही था। पर जितनी आप लोगों की वो है ना, माशाल्लाह से हिम्मत जवाब दे रही है। चलो ठीक है, बाकी हम कल देख लेंगे। ओके, पढ़ो जाके सारा, बाकी हम कल देख लेंगे, सही है? ओके, ओके जी। आई नो थोड़ा कंसेप्चुअल था, चीज़ें उल्टी-सीधी थी। ठीक है? तो बाकी हम बाद में देखेंगे। लेकिन प्लीज़ अब नेक्स्ट लेक्चर में मैंने ये भी कवर करना है और आपको अगला भी कराना है। डिफ़िकल्ट नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है ये। साथ-साथ पढ़ोगे तो समझ आ जाएगी। इसे बेले से ना खोलना, इसे इधर से ही करो। आगे हमने इसी को ही कवर करना है। मैंने आपका सारा जो फ्लूइड वाला पार्ट है, वो सारा मैंने आपको कराना है। ठीक है? चलो सही है, बाकी कल देखेंगे। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं कॉन्सेप्ट कैसे बताऊँ? ऐसे ही कॉन्सेप्ट बता सकती हूँ, हर एक का अपना एक टीचिंग स्टाइल होता है। इसके इसके अलावा मैं कैसे कॉन्सेप्ट बता दूँ? मुझे आप बता दो बेटा। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम हम आके देखेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम मैं बहुत स्पीडीली पढ़ाऊँगी। ओके, ओके। अल्लाह हाफ़िज़।